आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो बहुत ध्यान दो। कल बोहर का नियम पढ़ाया गया था या नील बोर के बारे में पढ़ाया गया था। उन्होंने बताया कि परमाणु नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं या नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। बोहर ने बताया कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है अपनी अपनी कक्षाओं में, अपनी निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्करों लगाते हैं। और उन इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार होगा, पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरा में कितना रहेगा, तीसरा में कितना रहेगा। तो इस सभी के बारे में सन 1921 ईस्वी में बोर-बरी नामक, दोनों अलग है वैज्ञानिक, बोर-बरी नामक वैज्ञानिकों ने एक योजना बनाया जिसे बोर-बरी योजना कहते हैं। सन 1921 ईस्वी में परमाणु नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार किया जाए, पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे में कितना रहेगा, तीसरे में कितना रहेगा, इस सभी के बारे में सन 1921 ईस्वी में बोर और बरी दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक योजना बनाया। उसे हम बोर-बरी की योजना अथवा बोर-बरी का नियम कहते हैं। बोर-बरी नौ वैज्ञानिकों ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 2n² के बराबर होती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्षा में, बोर-बरी ने कहा था, बोर-बरी ने बताया कि परमाणु नाभिक के चारों ओर प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह 2n² के बराबर होती है। प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कक्षा में परमाणु नाभिक के चारों जो कक्षाएं बनती हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह 2n² के बराबर होती है। अब देखो, जब 2n² के बराबर होती है तो मान लो पहला कक्षा को हम k मानते हैं, दूसरा को l, तीसरा को m, n, ठीक है। तो पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर। जब पहला कक्षा का नाम ले रहे हैं तो पहला कक्षा n का मान कितना होगा, n का मान 1 होगा। n क्या है, कक्षकों की संख्या है। n का मान 1 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 का वर्ग, 1 का वर्ग कितना होगा, 1, 1 गुणे 2 कितना होगा, 2। उन्होंने कहा कि पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से अधिक नहीं रह सकते हैं पहली कक्षा में। फिर l बराबर 2 रखा, दूसरा कक्षा का नाम आ गया, l बराबर 2 रखिए तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। बोर-बरी ने बताया कि दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 से कम हो सकता है लेकिन 9 नहीं हो सकता है। तीसरी कक्षा में उन्होंने बताया कि तीसरा कक्षा रखिए यहाँ पे तो हो जाएगा आपका 3, n का मान 3 रखो, 3 3 लिख के 9, 9 दूना 18। इसी प्रकार से चौथा में रखो, 4 का वर्ग कितना होता है, 16 दूना के 32 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 से 16 दूना कितना होगा, 32। यानी कहा उन्होंने कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग 2, 8, 18, 32 क्रम में क्या होता है, भरते हो चला जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर अंतिम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उससे पहले अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। जिन तत्वों के
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाहरी कक्षा में 8 होता है, वह पूर्ण रूप से निष्क्रिय होता है, वो अक्रिय होता है आपका, यानी वो किसी भी तत्व से वह साझा नहीं करता है, वह जो कि इलेक्ट्रॉन न देता है न लेता है। अब उन्होंने बताया कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। पहला कक्षा में अधिकतम 2 से कम हो सकता है लेकिन 3 नहीं हो सकता है। दूसरा कक्षा में अधिकतम 8 से कम हो सकता है, 7 हो जाए, 6 हो जाए, 5 हो जाए, 4 हो जाए, 3 हो जाए, लेकिन 9 ना हो पाए। ऐसा में अब इन्होंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे हम लोग कि उन्होंने किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया था। चलिए समझेंगे हम लोग। इसे मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 हो गया। आपको समझाएंगे कैसे वितरण हम करते हैं, किस प्रकार से वितरण यहाँ पे हम लोग करेंगे। अब ये बताइए पहला कक्षा में कितना भरना है? 2 भर दीजिए। दूसरा कक्षा में कितना भरना है? 8। पहला का नाम क्या हो गया? KL। अब क्या बनेगा? M। अब तीसरा में कितना भरेंगे? 18। लेकिन हमने 18 तो बताया, लेकिन ये तो कहा है 18 ही भरेंगे, कम हो सकता है। डिपेंड किस पर करेगा? परमाणु क्रमांक पर। पहला कक्षा में 2 को भर देला, दूसरा में कितना हो गई? 8। तो 8 2 कितना हो गया? 10। कितना बच रहा है? 1। तो क्या भर यहाँ पे? ऐसा में अब यहाँ पे इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? देखो आओ, यहाँ पे ये हो गया हमारा नाभिक। नाभिक के चारों ओर वो पहला कक्षा हो गया। पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? मैक्सिमम 2 भर सकते हैं। इसके बाद तीसरा में कितना भरना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और तीसरा कक्षा में कितना भर सकते हैं? 1। पहला का नाम क्या है? यल्ला। आगे समय अब देखो इसमें कितना प्रोटॉन हो गया? 11 प्रोटॉन और 12 यहाँ पे न्यूट्रॉन। क्योंकि यहाँ पे परमाणु भार कितना होता है इसका? 23 होता है। इस तरह से हम किसी भी तत्वों का स्ट्रक्चर क्या करते हैं? हम तैयार करते हैं। आगे और भी देख सकते हैं, जिससे मान लो बना रहे हैं क्लोरीन का। ये बताओ कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। देखिए जब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। पहला कक्षा में कितना भर सकते हो? 2। दूसरा कक्षा में कितना भरेंगे? 8। तीसरा में कितना भरोगे? 18। लेकिन 18 होना चाहिए तब तो भरोगे। पहला 2 भर दियो, अब कितना बचा है यहाँ पे? 7। भरने सीखे नहीं सीखे आप लोग? देखो पहला में 2 भर दिए, दूसरा में 8 हो गया। 8 2 कितना हो गया? 10। तीसरा में कितना होगा? अब 7 बचा, 7 भर दो। ऐसे में अब यहाँ पे 2 8 18 सिखाया गया, लेकिन 18 तो है नहीं आपको। तो पहला में 2 8 10 और फिर कितना बच गया? 7। पहले कक्षा का नाम क्या है? K। दूसरे का नाम L। तीसरे का नाम M। KLM। अब इसकी बनाएंगे हम लोग संरचना। ये हो गया परमाणु का नाभिक। नाभिक के चारों ओर पहला कक्षा हो गया। 3 कक्षा बनेगा। पहला का नाम क्या है? K। दूसरे का नाम क्या है? L। तीसरे का नाम क्या है? M। हो गया। अब देखो पहला में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। बाबू 2 भर दो यहाँ पे। दूसरा में कितना भर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। हर समय तीसरा में कितना भर सकते हो? 7। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से हम क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने ले लिया ऑक्सीजन। बताओ ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। भार कितना होता है? 16। यहाँ भर सकते हो कितना प्रोटॉन है? 17 प्रोटॉन। और 17 में 35 होता है इसका भार लगभग। तो 18
18 जो है यहाँ पे न्यूट्रॉन हो जाता है। ऑक्सीजन कितना और परमाणु क्रमांक 8। चलो वितरण करो। पहला कक्षा में 2, दूसरा में 6, आ करने आ गया। देखो 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। पहला का नाम के, दूसरा का नाम यल। बनाओ स्ट्रक्चर। 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। 8 और 16 क्या होता है, इसका भार होता है। पहला कक्षा में कितना भरवा, 2 गो। दूसरा में कितना भरेंगे, 1 2 3 4 5 6। यही क्या है, बोर-बरी के नियम से इलेक्ट्रॉनों का या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो बाबू यहाँ पे बोहर ने बताया या नील बोर ने बताया कि किसी परमाणु नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सन 1921 ईस्वी में बोर और बरी नववैज्ञानिकों ने मिल करके एक योजना तैयार किया जिसे बोर-बरी योजना कहते हैं। इस योजना के अंदर उन्होंने बताया कि प्रत्येक नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं बनी होती है, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह 2n² के बराबर होती है। यानी पहला कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दूसरा में अधिकतम 8, तीसरा में 18, चौथा में 32। लेकिन डिपेंड करता है किस पर, उसके परमाणु क्रमांक पर। ऐसे में अगर मान लीजिए परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, यहाँ पे देखो बाबू, किसी भी तत्व का अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 हो सकता है, उससे अधिक नहीं। 8 हो सकता है, उससे पहले कक्षा में 18 हो सकता है, ठीक है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। और पहला कक्षा में मैक्सिमम कितना भर सकते हैं हम, 2 भर सकते हैं। इस तरह से क्या बना सकते हैं हम, किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांकों का किसी परमाणु नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के वितरण क्या कर सकते हैं, हम दर्शा सकते हैं। ऐसे में यही होता है बोर-बरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या बोर-बरी का नियम। प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है, ये मुख्य नियम है। इसी पहला में 1 रखबा तो 2 आई, 2 रखबा तो 8 हो गए, 3 रखबा तो क्या भइल 18, 4 रखबा तो क्या भइल 32। ऐसा में कर लीजिए।